हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स। तो अब हम सारा प्रॉब्लम, अब पैसेज वाला प्रॉब्लम को इकट्ठा हम करेंगे। और ये प्रॉब्लम आपको 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपका पैसेज ही टाइप है, बहुत बेसिक सा पैसेज है। तो इसमें कुछ ऐसा गिवन है, ए बीटा डीके प्रोसेस डिस्कवर्ड अराउंड 19th century is basically the decay of neutron. बीटा डीके क्या है? इज बेसिकली द डीके ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे डीके कर रहा है? तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये आपका क्या आता है? एंटी न्यूट्रॉनों के टर्म में। सो in the process of beta decay process discovered around 19th century is basically decay of neutron. In a laboratory, proton and an electron are observed as a decay of a neutron as the two body decay process, and it was predicted theoretically that the kinetic energy of the electron should be constant, but experimentally, theoretically क्या है? theoretically कुछ और predict किया गया है, और experimentally it was observed the electron kinetic energy has continuous spectrum. यहां पे कांस्टेंट है। जब थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, किसका? इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों में फर्क है। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि जब ऑब्जर्व किया गया इसको थ्योरेटिकली, तब इसका जो काइनेटिक एनर्जी, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी that is constant, but experimentally it was observed that the electron kinetic energy has continuous spectrum. Considering a 3 that of electron, तो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। तो अब ध्यान से देखिए, ये न्यूट्रॉन है। अगर ये न्यूट्रॉन है तो इस पे चार्ज क्या होगा? तो इस पे चार्ज तो आपका 0 होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस पे चार्ज क्या है? इस पे चार्ज 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक प्रोटॉन रिलीज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। और एग्जैक्टली इस पे तो कोई चार्ज नहीं, इसके पास मास है। तो मास कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का मास को तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, प्रोटॉन के पास मास होगा। और ये V जो होगा, ये इसी को कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। अब क्या है कि थ्योरेटिकली कुछ और था, थ्योरेटिकली इसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट था, बट प्रैक्टिकली इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यूइंग ए 3 body decay process just like that around a Pauli explained the observed electron energy spectrum assuming anti neutrino। ये जो है इसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये आपका है एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज V। बेसिकली दैट इज assuming the anti neutrino to be massless। ऑफ कोर्स ये जो होगा ये मासलेस ही होगा। जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में एक एंटी न्यूट्रिनो है। तो इसमें आपको दिया हुआ है पॉली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम एज्यूमिंग एंटी न्यूट्रिनो टू बी द मासलेस एंड पोसेसिंग ए नेग्लिजिबल एनर्जी एंड न्यूट्रॉन टू बी एट रेस्ट। द मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आर अप्लाइड। और न्यूट्रॉन जो है वो किस पोजीशन पे है? तो न्यूट्रॉन जो है रेस्ट पोजीशन पे है, यानी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 0.8 10⁶ 10⁶
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके पास क्या है, एनर्जी है। और आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी कैरीड बाय द प्रोटॉन इज ओनली द रिकॉल एनर्जी, ओनली द रिकॉल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी बाय द प्रोटॉन ओनली रिकॉल एनर्जी। सेंचुरी इज बेसिकली डीके ऑफ न्यूट्रॉन, डीके ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, तो डीके होके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है। और एक इसका क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, जो मासलेस होता है, एंटी न्यूट्रिनो जो कि मासलेस होता है। इन ए लेबोरेटरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑब्जर्व as a decay of a neutron, as a decay of neutron, as a two body decay process. It was predicted theoretically that kinetic energy of electrons should be constant, but experimentally it was observed that kinetic energy was continuous spectrum. यानी कि theoretically कुछ और था, ये constant था, but practically ये continuous spectrum की तरह इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था। और किसका काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। अब आपको गिवन है ये प्रोसेस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या है, एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है। पॉली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्पेक्ट्रम एज्यूमिंग द एंटी न्यूट्रिनो टू बी massless and possessing negligible energy, and the neutron to be at rest. Momentum and energy conservation principle are applied. From this calculation, the maximum kinetic energy of the electron is this one. So kinetic energy carried by the proton is only the recall energy. आपको दिया हुआ kinetic energy carried out by the proton है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if the antineutrino had mass that is 3 electron volt divided by c square, और c is the speed of light जो कि आपको गिवन है, instead of 0 mass, what should be the range of kinetic energy of the electron. तो ये आपको, और सेकेंड वाले में आपसे कह रहा है what is the maximum energy of एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, तो जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका क्या है, एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें आपको गिवन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको कितना दे दिया, ये आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इफ द एंटी न्यूट्रिनो हैड मास, तो इसका जो मास है ये आपको यह सी यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ ए 0 मास। अब ध्यान दें कि एंटी न्यूट्रिनो के पास जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और c है स्पीड ऑफ लाइट, इंस्टेड ऑफ 0 मास व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। आप ध्यान दीजिए, इसका काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है, एग्जैक्टली उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका क्या है, वही व्हाट इज द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा बात है कि रेंज जो होगा काइनेटिक एनर्जी का 0 से, और मैक्सिमम क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम आपका दिया हुआ है 0.8 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो इसका रेंज आपसे पूछा था, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और एंटी न्यूट्रिनो के पास मास, हालांकि दिया हुआ क्या है कि ये मासलेस है, जो कि आपको गिवन था कि ये मासलेस है। इसमें आपको दिया हुआ कि इफ द एंटी न्यूट्रिनो हैड मास दैट इज बेसिकली दिस वन इंस्टेड ऑफ जीरो मास, यानी जीरो मास के थ्रू इसका मास आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका मास अगर कुछ भी होगा। अब न्यूट्रिन इधर आपका क्या है, और ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, प्रोटॉन तो फिक्स है। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम दिया हुआ है और एंटी न्यूट्रिनो को मासलेस दिया हुआ है। ऑफ कोर्स मासलेस होगा क्योंकि ये सारा मास तो ये अपना प्रोटॉन ही रख लेगा, इलेक्ट्रॉन के पास तो वैसे भी मास नहीं होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके पास अगर मास हो, और मास कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होगा, मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम जो कि आपको गिवन है, यानी कि इसका मिनिमम जो होगा 0 होगा और मैक्सिमम 0.8 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन होगा। अब लास्ट वाला पॉइंट में इसमें ये पैसेज में 2 क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर 0 हो गया, जैसा कि अभी हम रेंज की बात किए थे कि k का वैल्यू मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 0.8 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये मिनिमम 0 हुआ तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सारा ट्रांसफर हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो में। वही आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर k का वैल्यू, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ तो क्या सारा काइनेटिक एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0.8 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन। वही आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वही होगा जो आपको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो के पास होगा, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होगा एंटी न्यूट्रिनो के पास। तो इसका अगर रेंज देखें सो k इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी वैसे भी पॉजिटिव होता है, बट लेस देन 0.8 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे थोड़ा सा कम होगा। और ये जो थोड़ा सा जो कम है, यही आपका किस में चला जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो के पास। और प्रोटॉन के पास तो काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, प्रोटॉन तो फिक्स है। तो इसमें आपको दिया हुआ कि अगर इसका मास को हम मासलेस नहीं ले, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो के मास को अगर हम मासलेस नहीं ले, यही आपसे कह रहा है इफ द एंटी न्यूट्रिनो हैड मास, इसका सब मास होगा। तो जैसा कि आपको पता है E = mc² डेल्टा m × c²। तो यहाँ से इसके पास कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से डेल्टा m, तो मास इसका क्या हो जाएगा, मास आपका ये दिया हुआ है × c², तो c से c कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसके पास क्या हो जाएगा, इतना इसके पास मास आ जाएगा। तो अगर इसके पास मास होगा तो इसमें आपको कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा वो ये होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब तो थोड़ा सा इसके पास भी तो एनर्जी होगा ही, तो उससे हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा लेस देन। तो इसका रेंज अगर देखें तो इक्वल टू नहीं होगा, थोड़ा सा लेस देन। तो 0 से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वैसे भी पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होगा बट लेस देन। अगर इसके पास मास इतना हो तो E = mc² हम यूज कर लेंगे। E = mc² से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मास आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा E = mc² डेल्टा m × c²। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c² × c² से c² कैंसिल, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके मास की वजह से। तो इसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर रेंज पूछा है तो 0 से बड़ा बट लेस देन। और यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो को बताना। एंटी न्यूट्रिनो के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो अगर इसके पास 0 हो जाए, क्योंकि ये रेंज हम किसका देख रहे थे, ये हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गया यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो सारा काइनेटिक एनर्जी इधर चला जाएगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये अगर मिनिमम हुआ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका क्या है कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके पास मास ऑलमोस्ट मासलेस होता है, इसके पास मास हो जाता है, और इसके ऊपर प्रोटॉन है तो 1 प्लस और इसके 1 माइनस, तो टोटल ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रॉन के पास तो ओवरऑल 0 होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास होता है। मास कहाँ से जाएगा, तो मास यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये सारा मास कैप्चर कर लिया। तो यही आपसे इसीलिए कहा था कि एंटी न्यूट्रिनो के पास कोई मास नहीं होगा, लेकिन ये फर्स्ट वाला पॉइंट में आपसे यही कहा कि अगर उसके पास मास थोड़ा सा हो, तो अगर मास हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा E बराबर mc² से। तो इसके पास थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 10⁶, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसके पास एनर्जी है। अब इसका वैल्यू आप देख लें कि 0.8 है, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपका 8 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये आपका कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 8 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है कितना है, 8 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। और इसके पास कितना है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जैसे कि E बराबर mc² हम यूज किए, तो इसका मास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू c² से c² के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके सामने तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी इतना है, यानी कि 8 लाख है, और इसके पास मात्र 3 है, तो 8 लाख के रिस्पेक्ट में तो इसको हम नेग्लिजिबल ही ले लें। तो इसीलिए आपसे कह रहा है कि इसके पास क्या होगा, तो व्हाट शुड बी द रेंज, तो रेंज क्या होगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर इसके पास मास अगर हुआ तो, क्योंकि मास हुआ इसके पास एनर्जी भी होगा, तो अगर मास इतना हुआ तो थोड़ा सा उससे लेस हो जाएगा। लास्ट में आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम एंटी न्यूट्रिनो के पास कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो यही आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर इन दोनों के बीच में होगा। प्रोटॉन के पास तो कोई एनर्जी नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन के पास होगा, नहीं तो एंटी न्यूट्रिनो के पास होगा। तो यही आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो के पास मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, तो एंटी न्यूट्रिनो के पास मैक्सिमम तब होगा जब इसके ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। अगर 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0 अगर हुआ, ये सारा काइनेटिक में, यानी कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो या तो इसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। अब जिसके पास मास कम हुआ तो एनर्जी तो उसी के पास होगा, प्रोटॉन के पास नहीं, तो एनर्जी अगर इसका 0 हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो सारा एनर्जी किसके चला जाएगा, तो एंटी न्यूट्रिनो के पास चला जाएगा। तो यही आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एंटी न्यूट्रिनो, तो क्या हो जाएगा, 8 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये अगर 0 हो गया, सारा काइनेटिक एनर्जी इसमें शेयर हो जाएगा, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 था, और ये आपका क्या है, ये आपका रेस्ट पोजीशन पे था। तो सिंपल सा बात है, इसमें आप कौन सा कंजर्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। इनिशियली भी 0, फाइनली भी 0। तो जैसा कि आपको इसमें गिवन भी है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो अगर इसमें आप यूज करें एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनिशियली भी 0, फाइनली भी 0। तो सिंपल सा बात है, अगर ये आपका ये कह रहा है कि इसके पास मैक्सिमम होगा, ये अगर 0 हो गया, जो कि आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है 0 है, तो अगर ये 0 हुआ, ये सारा इसमें ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ओवरऑल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट पोजीशन पे है और फाइनली भी रेस्ट पोजीशन पे हो। तो ओवरऑल 0 होने के लिए अगर एक 0 है तो दूसरा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम 8 लाख होगा। यही आपसे दिया हुआ था। इसके पास अगर थोड़ा सा मास आ जाता है तो क्या होगा, मास आ जाएगा तो इसके पास भी एनर्जी आ जाएगा। इसके पास एनर्जी कितना आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ जाएगा। तो अगर इसके पास एनर्जी आ गया तो उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हम क्या इसमें यूज करेंगे, ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल इस पे वैलिड है, यानी वो इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इनिशियली भी 0 है, फाइनली भी 0 होगा। सो ये क्वेश्चन जो कि बहुत कमाल का क्वेश्चन था कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी का जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में होता है, और वैसे बराबर E बराबर mc² के थ्रू यहाँ से आपका आ ही जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, एनर्जी जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन और
एंटी न्यूट्रिनो के बीच में होता है। तो एक अगर जीरो है तो दूसरा मैक्सिमम होगा, और दूसरा के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और वो कितना था 1,00,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कैरिड आउट प्रोटोन इज ओनली द रिकॉलिंग एनर्जी, यानी कि रिकॉल अगर वापस करे तो इसके पास क्या होगा, रिकॉलिंग एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय द प्रोटोन इज ओनली रिकॉल एनर्जी।